गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं फिजिक्स चैप्टर 2। तो हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कल हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द नेट वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द कंडक्टर। तो वो नेट वेलोसिटी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, हम इसको करंट कैरियर भी बोल सकते हैं, द नेट वेलोसिटी विद विच ए करंट कैरियर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कोई बल्ब है और ये यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, किसी भी कंडक्टर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब तुरंत ही ग्लो करने लगता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो क्वेश्चन इज, दो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लो, then why bulb glow immediately as we switch on the switch? तो क्वेश्चन ये है कि क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी अगर हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ऑलमोस्ट इमीडिएटली ग्लो कर लेता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसका रीजन ये है, लेट अस सपोज कि कंडक्टर है और यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमने लगा दी इसको बैटरी। तो होता क्या है कि जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं तो करंट पूरे के पूरे कंडक्टर पर ही, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के पूरे कंडक्टर पर ही अप्लाई होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने की जरूरत नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के अंदर हैं, क्योंकि जो बल्ब है उसका एलिमेंट होता है, जो फिलामेंट बोलते हैं, वो भी एक अलॉय से बना होता है और कंडक्टिंग होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं और बल्ब ऑलमोस्ट इमीडिएटली ग्लो करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो जो स्विच के पास इलेक्ट्रॉन है वो वायर से जाएंगे और तब ग्लो होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारा सर्किट क्लोज होता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे सारे सर्किट के इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के अंदर है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और बल्ब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ग्लो करने लगता है। तो ये था एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोबिलिटी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है? मे बी डिफाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इसकी है डेफिनेशन। मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मे बी डिफाइंड एज ratio of drift velocity to the applied electric field। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? दैट मोबिलिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो मीनिंग हो ये है कि कोई
इलेक्ट्रॉन या कोई भी करंट कैरियर वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो कोई करंट कैरियर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी ये होती है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है। आप समझिए एक बात को कि मेरे पास एक स्टिक है, मेरे पास एक डंडा है, एक लठ है, क्योंकि हम हरियाणा के यहाँ तो लठ मारते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक लठ है, डंडा, स्टिक, और मेरी कक्षा में दो बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा मान लीजिए 120 केजी का है और एक बच्चा मान लीजिए 60 केजी का है, और दोनों ही कार्य नहीं होमवर्क करके नहीं लाए। तो क्योंकि हमारे यहाँ कुटाई पिटाई होती रहती है, टीचर बच्चों को पूछते पीटते रहते हैं, तो हम एक बात कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज, मैं बच्चों को नहीं पीट रहा, लेकिन लेट अस सपोज कि मेरे पास एक डंडा है और मैंने दो बच्चों को वही डंडा उतनी ही स्पीड से वेलोसिटी दोनों को मारा है, उतनी ही फोर्स के साथ वही डंडा दो अलग अलग बच्चों को मारा है। तो एक बच्चा 60 केजी का है, एक बच्चा 120 केजी का है। तो जैसे मैं डंडा मारूंगा और मैंने वो छूट दे रखी, अगर मैं पिटाई करूँ तो आप क्लास से भाग सकते हैं। तो जैसे ही मैं उनको डंडा मारता हूँ तो जो कम वजन का बच्चा है वो ज्यादा स्पीड से भागेगा, और जिसका वजन ज्यादा है वो थोड़ा धीमे से भागेगा। तो अगर हम उन बच्चों को करंट कैरियर मान लें, अगर हम उन बच्चों को क्या मान लें, करंट कैरियर, और जो डंडा है, जो लठ है मेरे पास, तो स्टिक है, उसको अगर मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं, तो दोनों पर उतना ही फील्ड अप्लाई करने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, और इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। यानी कि अगर मान लीजिए एक केस में तो करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन है, एक केस में करंट कैरियर आयंस हैं, क्योंकि आयंस भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाइट होते हैं। तो मान लीजिए दोनों के ऊपर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आयन की जो मूवमेंट होगी वो धीरे होगी, यानी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो न के बराबर है, इसलिए उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी मोबिलिटी आयन से ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी क्या होती है? मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, बात वो थी ई टाउ बाई एम और ई बाई ई। तो ई टाउ बाई एम, और हम कह सकते हैं क्यू टाउ बाई एम, क्योंकि जो स्मॉल ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। किसको? चार्ज को। वो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ई को क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये थी मोबिलिटी, ये थी मोबिलिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने कैलकुलेट कर ली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने कैलकुलेट कर ली मोबिलिटी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होगा? लेट अस स्टार्ट। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये कोई सिलेंडरिकल कंडक्टर है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हमारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। तो मान लीजिए
ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी लेंथ, और जो ये मोटाई है, ये वाली मोटाई, ये मोटाई, या हम इसको ले, ये मोटाई, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर की मोटाई को, किसी सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल कंडक्टर की मोटाई को, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एल इसकी लेंथ है, मान लीजिए एल क्या है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर इसकी लेंथ एल हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, तो हम देखते हैं इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। फिजिक्स में सबसे जो अच्छी बात है वो यही होती है कि हमें फिजिक्स में अपने आप से कुछ ऐड नहीं करना होता, हमें बस प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्टडी करना होता है। प्रॉब्लम अगर स्टडी करेंगे तो उसका सॉल्यूशन इसके अंदर ही मिलेगा। अब देखिए हमने क्या निकालना है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अब देखिए आप, अगर n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, n मान लो इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और E क्या है चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, लेट अस सपोज इसकी वॉल्यूम कितनी है, और पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन हैं n, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ही n है, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है कितना है E। तो अब आप देखिए करंट ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, करंट कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज दिस, करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू, करंट क्या होता है I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और T क्या होगा, क्योंकि Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन T की वैल्यू तो नहीं अभी भी। अगर इसकी लेंथ L है और VD क्या मान लीजिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या मान लीजिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो टाइम क्या होगा, तो वैसे टाइम होता है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है L, वेलोसिटी कितनी है VD, कितनी है VD, ये इक्वेशन नंबर 3। तो T का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम 3 टू इक्वेशन 2, तो कितना आएगा I इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1 से और T की वैल्यू 3 से इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो N A T L बाई L बाई VD, और I इज इक्वल टू N A E VD। तो ये है रिलेशन, ये है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्या रिलेशन है NAE VD। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। हमने देखो फिजिक्स की खासियत यही है कि हमें अपने आप से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें बस प्रॉब्लम को देखना और थोड़ा सोचना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो हमने सोचा
कि करंट हमें जो प्रॉब्लम मिली थी वो ये मिली थी कि रिलेशन निकालना है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का। तो हमने सोचा करंट क्या होता है, Q बाई सी। तो करंट तो आ गया हमारे पास, तो T क्या होता है, L बाई वी डी, दूरी बटे साल। तो हमारे पास T में वी डी आ गई, आई हमारे पास यहाँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं थी, Q की। तो Q की वैल्यू हमने इसकी लेंथ, इसका एरिया, इसका 4 को कैलकुलेट करके Q का मान निकाले थे। Q का मान और T का मान इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखा और हमारे पास रिलेशन आ गया। तो ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ओम्स लॉ। तो हमारे 2 आर्टिकल्स बचते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बड़ा ही सिंपल है। ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होगा, ये क्या कहता है, इट दैट द करंट इन एनी कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference, or we can say V directly proportional to I, क्योंकि पोटेंशियल तो होता ही चार्ज की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा चार्ज वजह से। तो ओम्स लॉ ये कहता है किसी कंडक्टर में, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें बैटरी अप्लाई कर दी हमने, तो इसमें जितना कंडक्टर हो, इसमें जितना भी करंट होगा, करंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि वोल्टेज कितनी है। ज्यादा करंट ज्यादा वोल्टेज, कम करंट कम वोल्टेज, कम वोल्टेज कम करंट। तो ये था। तो ओम्स लॉ कहता है किसी कंडक्टर में, इन एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, और वी कैन से वोल्टेज ड्यू टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि वोल्टेज तो होती ही करंट की वजह से है। तो V इज इक्वल टू R I। दिस इज ओम्स लॉ। तो ये R क्या है, ये साइन था प्रोपोर्शनलिटी का, और ये साइन है इक्वल टू का। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम इसका ये ग्राफ प्लॉट करें, अगर यहाँ V लें और यहाँ I लें, तो करंट स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लेकिन हमने एक बात जो नोट की वो ये की कि हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतना करंट तो बढ़ रहा है, उसी रेशियो में करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है। We observe that if we increase voltage, then current is increasing, directly proportional, increasing the same ratio, but there is a loss of current. There is a loss of current, और वो करंट का लॉस कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, may be defined as the property of matter due to which it opposes the flow of current through itself। तो ये था ओम्स लॉ, यहाँ तक ये हो गया ओम्स लॉ। अब आ गया व्हाट इज रेजिस्टेंस। may be defined as the property of the metal due to which it opposes the flow of current through itself। तो ये कहता है कि रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है
जिसकी वजह से कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के बहने का विरोध करता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। या उर्दू में बोलेंगे विरोध, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोध। उर्दू में विरोध भी बोलते हैं, हिंदी में और कुछ बोलते शायद। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अप्लाइड करंट वोल्टेज डायरेक्टली करंट, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हर एक मेटल अपने अंदर से करंट के गुजरने का विरोध करता है, और इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहीं से शुरुआत करें, V इज इक्वल टू आर आई और R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफाइन वन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? वो होगी ओम। यूनिट की रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। तो अगर हम यहां से एक ओम, तो अगला क्वेश्चन बनेगा डिफाइन वन। वन ओम क्या होगा? तो अगर हम यहां से देखें तो वन ओम के बराबर होगा 8 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अगर मान लीजिए 8 वोल्ट तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर ही करंट हो, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 1 ओम। तो ओम होता क्या है? ओम होता है वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, ये होता है ओम। तो ओम क्या होता है? वन ओम में भी डिफाइंड एज द, वी कैन से इफ in a conductor there is 1 volt potential difference and current inside the conductor is 1 ampere, then we can say the resistance of the conductor is 1 ohm। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो डिफाइन 1 ओम। इफ इन ए कंडक्टर we apply 1 volt potential difference and the conductor inside the current inside the conductor is 1 ampere, then we can say that the resistance of this conductor is 1 ohm। तो ये था हमारा डिफाइन 1 ओम। अब हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा रेजिस्टिविटी। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? मैटर की होती है। क्या करती है? ये विरोध करती है। किसका विरोध करती है? करंट के गुजरने का। कहां से गुजरने का? अपने अंदर से। तो रेजिस्टेंस किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपने अंदर से करंट के गुजरने का विरोध करता है। तो होता क्या है कि अलग अलग चीजों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो उसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ती है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता।
तो क्या होती है, लेट सपोज हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पहले मैं सीधे आपको डेफिनेशन देता हूँ, आप पहले हम मैं इसकी आपको डेफिनेशन वैसे ही बता देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन करेंगे। मैं भी डिफाइंड एज द may be defined as the resistance of a unit cube material when current flows from one phase to opposite phase। तो पहले तो हम इस डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो ये कहती है कि रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज आल्सो रेजिस्टेंस। द डिफरेंस इज दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब मटेरियल। मान लीजिए लेट अस सपोज ये एक यूनिट क्यूब है, लेट अस सपोज ये है नहीं क्यूबाइड है, लेकिन लेट अस सपोज मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, तो एक यूनिट क्यूब बन जाता है जिसकी चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई सब 1 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या बन गया ये क्यूब, तो हम इसको क्यूब मान लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसे 10 क्यूब है, लेट अस सपोज मेरे पास ऐसे 10 क्यूब हैं। एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक कॉपर का है, एक आयरन का है, एक रबर का है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर मान लीजिए 1 वोल्ट करंट अप्लाई कर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ सभी के ऊपर। तो मैं देखूंगा कि सभी में जो करंट की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, जबकि सभी के ऊपर मैंने जो बैटरी लगाई है, मान लीजिए मैंने सभी, ये ऐसे मेरे पास 10 क्यूब हैं, 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे। एक गोल्ड का है, सिल्वर का है, कॉपर का, इस तरह मेरे पास 10 हैं। तो मैंने सभी के ऊपर मान लीजिए 3-3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो वोल्टेज तो सभी में सेम है, वोल्टेज तो सभी 10 के 10 टुकड़ों के अंदर सेम है, लेकिन जब मैं उनका करंट नोट करूंगा तो मैं देखूंगा कि किसी में करंट ज्यादा है, किसी में करंट कम है। तो करंट कम ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी मेटल का या किसी कंडक्टर का एक यूनिट को निकाल काटते हैं और उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जिस तरह मान लीजिए लेट अस सपोज कि एक यूनिट क्यूब गोल्ड है, हमारे पास गोल्ड है, उसका एक क्यूब है। लेट अस सपोज हमारे पास एक गोल्ड का क्यूब, ये हमारे पास एक सोने का बना हुआ क्यूब है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और मैंने इसको एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक वायर इस कनेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आया 0.5 ओम, 1 क्योंकि यूनिट क्यूब था, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये गोल्ड का है, इसका ये गोल्ड का। मेरे पास एक दूसरा क्यूब भी है, लेट अस सपोज ये सिल्वर का है, ये किसका है, सिल्वर का, और इसका रेजिस्टेंस आया हमारे पास 0.8 ओम। तो ये रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड as the resistance of a unit cube material when current flow from one phase to opposite phase। अगर हमने करंट को यहाँ से स्टार्ट किया है तो करंट को उस फेज पर जाना चाहिए, इस फेज पर स्टार्ट किया तो इस फेज पर आना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस फेज स्टार्ट किया इस फेज पर, तो आपको रेजिस्टिविटी को समझ में आ गया। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। लेट अस सपोज कि आप करंट कैरियर हैं, लेट अस सपोज जो आप स्टूडेंट हैं वो करंट कैरियर है। तो मान लीजिए आपको मैं 2 पाइप देता हूँ, आप तो अगर हम खुद को, अगर मान लीजिए मैं खुद को करंट कैरियर में, मैं अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ। लेट अस सपोज कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मुझे इन 2 पाइप के अंदर से जाना है। दोनों की मोटाई सेम है लेकिन दोनों की लेंथ अलग है, इसकी लेंथ L है, इसकी 2L है, और मुझे इसके अंदर से निकलना है।
तो इसके अंदर से मैं, ये इतना बड़ा नहीं है कि मैं खड़ा होकर जा सकूँ, तो मुझे इसके अंदर से रेंग कर जाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे ज्यादा प्रयास, ज्यादा वर्क, ज्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रेंज कर ही जाना है तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा मेरा वर्क होगा, उतनी ही मेरी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। यानी अगर मैं किसी वायर की किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस था 5 ओम का और मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, वही रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ डबल है इसकी, तो ये होगा 10 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, क्योंकि अगर मैं ही इलेक्ट्रॉन हूं तो मुझे किसी वायर के अंदर जाना है। एक बात ध्यान रहे कि करंट हमेशा सरफेस पर चलता है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। करंट चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहेगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, कि समझाने के लिए कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे बढ़ता है, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी, इसमें कम दूरी कवर करनी पड़ेगी, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो पहला केस। अब हम कंसिडर करेंगे दूसरा केस। मान लीजिए मेरे पास एक वायर तो ये है और एक वायर ये है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो काफी कम है, इसकी मोटाई काफी ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए मैं ही इलेक्ट्रॉन और मुझे इनसे पास होना है तो इसमें मैं आराम से पास कर जाऊंगा, इसमें मुझे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी नैरो है, काफी तंग है, काफी संकरा है। तो क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी तार की मोटाई के। तो तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। हम देखते हैं कि जब हम अपने घरों में एसी वगैरह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एसी वगैरह, तो एसी के लिए हम ज्यादा मोटी डोरी का प्रयोग करते हैं, ज्यादा मोटी वायर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो करंट एसी होता है वो काफी ज्यादा करंट को लेता है, तो उसका ज्यादा करंट होगा, तो अगर वायर कमजोर होगी तो वो मेल्ट हो सकती है रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोटाई के। तो जितना ज्यादा तार मोटा होगा, ये तार का क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अगर हम दोनों कंबाइन कर दें तो क्या होगा, और R इज इक्वल टू, ये होता है रो, इसको बोलते हैं रो L बाई C, और रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो ये है, जो ये रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये वाला, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो जो हमने डेफिनेशन जो शुरू में दी थी वो क्या दी थी, जो हमारी शुरू की डेफिनेशन थी वो ये थी, दैट रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब मटेरियल। यूनिट क्यूब मटेरियल मतलब क्या होता है, जिसकी वॉल्यूम एक हो, जिसकी वॉल्यूम क्या हो, एक। तो लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू, अगर उसका एरिया एक हो और लेंथ रो इज इक्वल टू R 1/1, R रो इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आई, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी किसके बराबर आई, अगर मान लीजिए एरिया भी एक होता और लेंथ भी एक होती तो 1/1 रो इज इक्वल टू R, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए यूनिट क्यूब मटेरियल। यूनिट का मतलब क्या होता है, लेंथ एक, एरिया लंबाई और ऊंचाई भी एक, यानी कि यूनिट क्यूब मटेरियल। तो वी कैन से resistivity may be defined as the resistance of a unit cube material when resistivity may be defined as the resistance of a unit cube material when
करंट फ्लो फ्रॉम वन फेज टू अपोजिट फेज। तो ये तो था इसका रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक बात आप ध्यान रखें कि आपको ज्यादातर यूनिट्स को याद नहीं रखना पड़ता, आप ज्यादातर यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रेजिस्टिविटी ये है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई। तो अगर मुझे इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, ये किसके बराबर है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया, एरिया होता क्या है? साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेथ। होती तो दोनों ही मीटर में मेजर है, होती तो जो इन दोनों ही मीटर में है। तो एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर, तो रो क्या आ गया? ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिट होती है रेजिस्टिविटी वो होती है ओम मीटर। ओम मीटर। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हमारा कल का जो टॉपिक होगा वे कुछ डेफिनेशन होंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। और नहीं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कलर कोड रेजिस्टेंस। क्या डिस्कस करेंगे? कलर कोड रेजिस्टेंस। थैंक यू।